वैसे तो इस तरह के डायलॉग बराबर उपयोगी ही होते हैं, पर आज के समय में ऐसे डायलॉग और भी उपयोगी हो गए हैं, ऐसा मैं मानता हूं। जब पॉलिसीज बनाने वाले लोग, इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग, स्टार्टअप से जुड़ा हुआ यूथ, एकेडमी से जुड़े रिसर्चर्स जब एक साथ बैठते हैं, तब स्वाभाविक रूप से कई नई आइडियाज भी जन्म लेती हैं। अभी थोड़ी देर पहले मुझे एक एग्जीबिशन देखने का अवसर मिला है। वहां मैंने अलग अलग एमएसएमईज और इनोवेटर्स द्वारा डेवलप किए गए कई नए प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजीज को भी देखा है। मुझे यह देखकर अच्छा लगा कि हमारी स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज एक नई सोच और नई टेक्नोलॉजीज के साथ आगे बढ़ रहे हैं और देश को आत्मनिर्भर बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। आज 100 से अधिक चैलेंजेस के साथ डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज का 14th एडिशन भी जारी किया गया है। डिस्क की अब तक की सक्सेस को देखते हुए 100 से अधिक चैलेंजेस पहली बार हमारी डीपीएसयू द्वारा दिए जा रहे हैं। मैं सभी इनोवेटर्स को डिस्क के नए एडिशन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, इस कॉन्क्लेव का जो मुख्य लक्ष्य है वह यही है कि हम इस दिशा में सोचें कि कैसे हमारे एमएसएमईज को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन के साथ और अधिक जोड़ा जा सके, क्योंकि जब छोटे उद्योग बड़े डिफेंस प्रोग्राम्स का हिस्सा बनेंगे तो हम इनोवेशन की गति को और तेज कर पाएंगे। साथियों, यदि हम थोड़ा पीछे जाकर देखें तो स्पष्ट होता है कि एमएसएमईज का कंसेप्ट भारत में कोई यह नया कंसेप्ट नहीं है, बल्कि इनकी जड़ें हमारी ट्रेडिशनल रूरल इकोनॉमी से गहराई से जुड़ी हुई हैं। 19th सेंचुरी तक भारत की इकोनॉमी मुख्यतः आत्मनिर्भर गांवों पर आधारित थी, जहां लाइवलीहुड के अधिकांश साधन स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध थे। गांवों में छोटे उद्योग, कारीगरी और ग्रामोद्योग की सशक्त परंपरा थी, जिसने इकोनॉमी को लंबे समय तक स्थिर बनाए रखा और केवल स्थिर ही नहीं बनाए रखा बल्कि मजबूत भी बनाए रखा। ग्रामीण जीवन में अधिकांश जरूरतें जैसे फूड ग्रेन्स हों, दालें हों, कपड़े हों, अन्य दैनिक उपयोग की जो वस्तुएं होती हैं, गांव के भीतर ही पूरी हो जाती थी, जिससे बाहरी निर्भरता स्वाभाविक रूप से कम हुआ करती थी। यह दिखाता है कि उस समय की व्यवस्था कितनी बैलेंस्ड और कितनी ऑर्गेनाइज्ड थी। कपड़े बनाने की हमारी कला इतनी प्रोग्रेसिव थी कि भारतीय कपड़ों की पहचान पूरी दुनिया भर में थी। कई विदेशी यात्रियों ने भी लिखा है कि भारत में इतने बारीक कपड़े बनाए जाते थे कि अच्छे खासे लेंथ वाले कपड़ों को मुट्ठी भर में समेटा जा सकता था। इसी तरह यदि हम मेटलर्जी की बात करें तो भारत की यह परंपरा भी काफी समृद्ध रही है। इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण दिल्ली में स्थित हमारा आयरन जो पिलर है वह है। सदियों बीत जाने के बाद भी यह पिलर जंग से पूरी तरह से मुक्त खड़ा हुआ है। लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं, परिस्थितियां यहां भी बदलने लगी। जैसे जैसे मॉडर्न एरा की शुरुआत हुई है, नए नए इन्वेंशन सामने आए हैं और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की गति स्वाभाविक रूप से तेज बढ़ने लगी है। स्टीम इंजन, इलेक्ट्रिसिटी और मॉडर्न ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स के विकास ने आर्थिक गतिविधियों का स्वरूप बदलना प्रारंभ कर दिया। प्रोडक्शन का स्तर नेशनल और ग्लोबल लेवल तक फैलने लगा और इस बदलाव के साथ लार्ज स्केल प्रोडक्शन और ग्लोबल मार्केट्स की अवधारणा सामने आई है। स्वाभाविक था, इंडस्ट्रीज का विस्तार हुआ, टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ा और जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज पहले के कंपैरिजन में अधिक व्यापक होती गई। लेकिन इन सभी बदलावों के बावजूद जो हमारे छोटे उद्योग हैं, उन छोटे उद्योगों और लोकल एंटरप्रेन्योर्स की भूमिका
किसी भी सूरत में कम नहीं होने पाई। वो कल जितने इंपॉर्टेंट थे, मैं मानता हूं आज भी उतने ही वे इंपॉर्टेंट हैं और भविष्य में भी उतने ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। चाहे हमारी इकॉनमी कितनी भी डेवलप्ड क्यों न हो जाए, एमएसएमईज हमेशा इनोवेशन और रोजगार सृजन और स्थानीय आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण आधार बने रहते हैं। और साथियों, जैसे जैसे दुनिया में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बढ़ा, कंपटीशन का स्वरूप भी स्वाभाविक रूप से बदलने लगा। एक और हमारे जो पारंपरिक कारीगर थे, जो अपने स्किल, अपने हार्ड वर्किंग से चीजें बनाते थे, दूसरी ओर मशीनों पर आधारित बड़े कारखाने सामने आने लगे, जहां पर मास प्रोडक्शन होना प्रारंभ हो गया। अब जरा सोचिए, जहां एक कारीगर कई दिनों की मेहनत से एक साड़ी या कपड़ा बनाता था, वहीं मशीनों से एक ही दिन में सैकड़ों और हजारों कपड़े तैयार होने लगे। ऐसे में जाहिर सी बात है कि उस कंपटीशन का सामना करना ट्रेडिशनल कारीगरों के लिए आसान नहीं था। यही वह समय था जब ट्रेडिशनल प्रोडक्शन और आधुनिक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बीच बड़ा गैप पैदा होने लगा। आजादी के बाद हमारे पॉलिसी मेकर्स ने इस स्थिति को समझा और देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देना प्रारंभ किया, उस पर विशेष ध्यान भी दिया। बड़े उद्योग स्थापित किए गए, मॉडर्न मशीन्स भी लगाई गई और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत बनाने की कोशिश भी की गई है। साथ ही यह भी समझा गया कि स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज यानी एमएसएमई हमारी इकोनॉमी की बैकबोन है। इसलिए इस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग पॉलिसीज और योजनाएं भी बनाई गई। साथियों, आज जब हम एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं, तब भी एमएसएमईज इस परिवर्तन की प्रोसेस में एक अहम भागीदार बनकर सामने आते हैं। आज के समय में ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जैसे इनोवेशंस पूरी दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग को बदल रहे हैं। और इसके साथ साथ डिजिटल ट्विन्स और सिमुलेशन टेक्नोलॉजीज भी नई अपॉर्चुनिटीज को खोल रही हैं। डिजिटल ट्विन यानी कि किसी रियल सिस्टम का वर्चुअल मॉडल तैयार किया जाए, इस तरह की तमाम टेक्नोलॉजी हमें कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को समझने और बेहतर निर्णय लेने में मदद करती हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हमारे एमएसएमईज और स्टार्टअप्स इस टेक्नोलॉजीज के साथ जुड़ें, ताकि उनकी रिसोर्सेस और उनकी क्षमता का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके। साथियों, एमएसएमईज की क्षमता में कैसे वृद्धि हो, इसके लिए एक और महत्वपूर्ण विचार स्वाभाविक रूप से इंटीग्रेशन का भी है। यह इंटीग्रेशन दो तरीके से हो सकता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। यदि हम हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन की बात करें तो इसका यह अर्थ है कि अलग अलग क्षेत्रों में एमएसएमईज आपस में जुड़ें, एक दूसरे के अनुभवों से सीखें और मिलकर काम करें। वहीं वर्टिकल इंटीग्रेशन का मतलब है कि एमएसएमईज बड़े बड़े उद्योगों के साथ मिलकर नई नई टेक्नोलॉजी डोमेन्स के साथ जुड़ें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में एक्सपर्टीज को डेवलप करें। एक लाइन में यदि मुझे कहना हो तो मैं कह सकता हूं कि हमारी एमएसएमईज को इंडस्ट्री 4.0 के एडॉप्शन की ओर बढ़ना होगा। और जब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरह का इंटीग्रेशन होता है तो एक मजबूत इनोवेशन इकोसिस्टम स्वाभाविक रूप से तैयार होता है। साथियों, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में समय समय पर अनेक विद्वानों ने विकास के विभिन्न मॉडल भी प्रस्तुत किए। यहां मैं दो प्रमुख इकोनॉमिस्ट कॉलिन क्लार्क और साइमन कुजनेटस का उल्लेख करना चाहूंगा। इनके अनुसार किसी भी देश की अर्थव्यवस्था सामान्यतः 3 चरणों से होकर गुजरती है।
उसके 3 स्टेप्स होते हैं जिनसे होकर इकॉनमी गुजरती है। पहले चरण में अर्थव्यवस्था का आधार एग्रीकल्चर होता है, दूसरे चरण में यह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ओर आगे बढ़ती है, और तीसरे चरण में सर्विसेज का स्वाभाविक रूप से विस्तार होता है। सरल शब्दों में यह फार्म से फैक्ट्री और फिर सर्विसेज तक की यह यात्रा है। साथियों, दुनिया के कई देशों में यह मॉडल काफी हद तक देखने को मिलता है, लेकिन भारत की स्थिति मैं समझता हूं कुछ भिन्न रही है। यहां ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर माइग्रेशन तो हुआ, परंतु बड़ी संख्या में लोग ऑर्गेनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग में जाने के बजाय इनफॉर्मल सेक्टर में ही लगे रहे। ऑर्गेनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग में जाने के बजाय इनफॉर्मल सेक्टर में ही लगे रहे। इसका परिणाम यह हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अपेक्षित गति से विकसित नहीं हो पाया, और आज भी भारत की जीडीपी में इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन लगभग 15 to 16% के आसपास है, जो यह दिखाता है कि एमएसएमईज के आगे बढ़ने की अपार संभावनाएं हम लोगों के समक्ष मौजूद हैं। विशेष रूप से मैन्युफैक्चरिंग के विस्तार के माध्यम से हम अपनी इकॉनमी को और अधिक मजबूत बना सकते हैं। अब इस दिशा में आगे बढ़ने की जिम्मेदारी मैं समझता हूं उद्योग जगत और हमारे इनोवेटर्स पर है, और मैं समझता हूं यह हम सभी का यह राष्ट्र धर्म है। साथियों, पिछले एक डिकेड में सरकार ने एमएसएमई सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, उसकी मैं यहां चर्चा नहीं करूंगा, आप सब जानते हैं। 2014 के बाद हमारे प्रधानमंत्री ने इस सेक्टर के विस्तार पर लगातार ध्यान दिया है। एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन और आइडेंटिफिकेशन को आसान बनाने के लिए उद्यम पोर्टल और उद्यम असिस्ट पोर्टल जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी प्रारंभ किए गए हैं, ताकि छोटे इंडस्ट्रीज को फॉर्मल इकोनॉमी से जोड़कर उन तक सरकारी योजनाओं का लाभ सही तरीके से पहुंचाया जा सके। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं, तब भी यह परिवर्तन साफ देखने को मिलता है। 2012-13 के आसपास देश में एमएसएमईज का नंबर अप्रॉक्सीमेटली 4.67 करोड़ था, लेकिन आज हाल के आंकड़ों के अनुसार यह संख्या लगभग 8 करोड़ के आसपास पहुंच गई। यानी पिछले लगभग एक डिकेड में इस सेक्टर में काफी एक्सपेंशन हुआ है, तभी न इतनी बड़ी संख्या हमको देखने को मिल रही है। और यह वृद्धि बताती है कि हम सभी के प्रयासों के फलस्वरूप देश में इंटरप्रेन्योरशिप की भावना लगातार बढ़ रही है, और हमारे छोटे उद्योग अब आर्थिक विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। इस बार के बजट में भी आपने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार ने एमएसएमईज को मजबूत करने की दिशा में कई प्रयास किए हैं। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आईडेक्स और अदिति एक गेम चेंजर इनिशिएटिव के रूप में हमारे सामने आए हैं। इसके माध्यम से स्टार्टअप्स, इनोवेटर्स और एमएसएमईज को यह अवसर मिलता है कि वे आर्म्ड फोर्सेस की जरूरतों के लिए एक नए सॉल्यूशन डेवलप करें। और जब डिफेंस सर्विसेज को किसी खास टेक्नोलॉजी या कैपेबिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमारे यंग इनोवेटर्स उस समस्या का समाधान खोजने की कोशिश करते हैं। अगर उनका सॉल्यूशन सफल होता है, तो आगे उसके डेवलपमेंट और प्रोक्योरमेंट का रास्ता स्वाभाविक रूप से खुल जाता है। अगर हम आईडेक्स की अब तक की प्रोग्रेस देखें, तो यह पहल काफी प्रभावी सिद्ध हुई है, और मुझे बताते हुए खुशी भी हो रही है, और साथ ही साथ मेरे अंदर भी एक सेंस ऑफ प्राइड पैदा हो रही है, गौरव की अनुभूति हो रही है कि पिछले माह यानी फरवरी 2026 के अंत तक करीब 676 स्टार्टअप्स, एमएसएमईज और इंडिविजुअल इनोवेटर्स इससे जुड़ चुके हैं। 548 कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं,
और 566 चैलेंजेस लॉन्च किए जा चुके हैं और इनमें से 58 प्रोटोटाइप्स को प्रोक्योरमेंट के लिए क्लियरेंस मिल चुका है, जिनकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लगभग 3,853 करोड़ रुपए है। 45 प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स भी साइन किए जा चुके हैं, जिनकी वैल्यू करीब 2,326 करोड़ रुपए है। और ये आंकड़े बतलाते हैं कि आज इनोवेशन धीरे धीरे प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजीज के रूप में सामने आ रहा है और इसमें हमारे स्टार्टअप और एमएसएमईज की भूमिका महत्वपूर्ण है भी, लेकिन मैं मानता हूं कि इनकी भूमिका, इनका रोल पहले के कंपैरिजन में और अधिक मजबूत होता जा रहा है। साथियों, मुझे देखकर भी खुशी हुई है कि इस कार्यक्रम के सेशंस में ऐसे विषयों पर चर्चा हो रही है। तो हमें एमएसएमई से, जो हम पहले एमएसएमई से सीधे नहीं जोड़े जाते थे, पहले एमएसएमई का नाम लेते ही हमारे मन में नट, बोल्ट, पाइप या छोटे मैकेनिकल पार्ट्स की तस्वीर स्वाभाविक रूप से आती थी। लेकिन आज एमएसएमईज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। यह कोई छोटी बात नहीं है, एक मेजर अचीवमेंट है एमएसएमईज का। और मैं इसे बहुत एक पॉजिटिव चेंज के रूप में देखता हूं, सकारात्मक बदलाव के रूप में मैं इसे देखता हूं। और साथ ही दुनिया में कई बड़ी कंपनियों की शुरुआत भी बहुत छोटे स्तर से ही हुई थी। आप जानते हैं कई के बारे में। कई इनोवेशंस की शुरुआत एक छोटे गैरेज या वर्कशॉप से प्रारंभ हुई और बाद में वही प्रयास बड़े ग्लोबल इंटरप्राइजेज में बदल गए। इसका संदेश साफ है कि कई बार बड़ा परिवर्तन एक छोटे विचार और छोटे प्रयास से ही प्रारंभ होता है। इसलिए आप सभी जो अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, यह मानकर चलिए कि आपकी आज की छोटी शुरुआत कल बड़ी सफलता में बदलने वाली है। बदल सकती है नहीं, बदलने वाली है। मैं इस कॉन्फिडेंस से यह बात मैं कह रहा हूं। साथियों, जहां तक डिफेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम का प्रश्न है, मैं कहना चाहूंगा किसी भी देश के डिफेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को बनाने में जहां पर बड़ी इंडस्ट्री, एमएसएमईज, स्टार्टअप और इनोवेटर्स का हाथ होता है, वहीं सरकार की तरफ से देश की रक्षा जरूरतों के अनुसार क्लियर पॉलिसी पुश का भी हाथ होता है। आज जब पूरी दुनिया रूस और यूक्रेन के साथ साथ ईरान, इजराइल के बीच जारी संघर्ष को देख रही है, तो हम साफ देख सकते हैं कि फ्यूचर वॉरफेयर में ड्रोन्स और काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी भूमिका है। आज भारत में एक ऐसे ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के निर्माण की जरूरत है जिसमें हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हों। इसकी आवश्यकता महसूस की जा रही है और यह आत्मनिर्भरता सिर्फ प्रोडक्ट के स्तर पर नहीं होनी चाहिए, बल्कि कंपोनेंट के स्तर पर भी जरूरी है। यानी ड्रोन के मॉल्ड से लेकर सॉफ्टवेयर, इंजन और बैटरी सभी भारत में ही बने। मैं जानता हूं कि यह काम कोई आसान नहीं है, क्योंकि अधिकांश देशों में जहां ड्रोन्स बनते हैं वहां कई क्रिटिकल कंपोनेंट्स एक देश, और मैं जानता हूं, आप भी जानते हैं कि विशेष रूप से चीन से इंपोर्ट किए जाते हैं। भारत की डिफेंस प्रिपेयर्डनेस और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए जरूरी है कि भारत ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बने। कभी कभी लोग कहते हैं कि अब इतनी जल्दी कैसे बनेगा। मुझे तो साफ दिखाई दे रहा है कि आगामी कुछ वर्षों में इस मामले में भारत आत्मनिर्भर बनकर रहेगा। दुनिया की कोई ताकत हमको रोक नहीं सकती। और आप लोगों को देखने के बाद तो स्वाभाविक रूप से मेरी हौसला अफजाई भी हुई है। इस काम में देश को आप सभी की जरूरत है। सरकार की तरफ से आपको हर प्रकार का समर्थन जो चाहिए वह प्राप्त होगा। मैं देश का रक्षा मंत्री होने के नाते आपको मैं विश्वास दिलाता हूं। हम सबको मिलकर मिशन मोड में काम करना होगा।
ताकि 2030 तक भारत इंडिजिनस ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बन जाए। और साथियों, आए दिन हम नए स्टार्टअप्स की सक्सेस स्टोरीज को भी देखते रहते हैं, बराबर ये देखने को मिलती है। आप सभी अवगत होंगे, अभी कुछ ही समय पहले कई स्टार्टअप्स ने हमारी सर्विसेज से प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स सिक्योर किए। और इसके अलावा भी ओवरऑल देखें तो कभी कोई स्टार्टअप अपने बिल्कुल यूनिक आइडिया से सोसाइटी के में चेंज लाने के माध्यम बन रहे हैं। कभी कोई स्टार्टअप बड़े ही कम समय में यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल कर रहे हैं। यह भारत में हो रहा है। आप में से भी कल को कोई यूनिकॉर्न हमारे सामने उभर कर आएंगे, और मैं इसकी उम्मीद नहीं करता, लेकिन मेरा पक्का विश्वास है कि ऐसे यूनिकॉर्न्स हमारे सामने उभर कर आएंगे ही आएंगे। जरूरत है तो बस हार्ड वर्क की, लगन की और समर्पण के साथ लगातार काम करने की। और साथियों, जब हम सभी मिलकर काम करेंगे तभी एक मजबूत इनोवेशन इकोसिस्टम बनेगा। मिलकर काम करने की बात पर मैं एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल की भी आपसे चर्चा करना चाहूंगा। केरल में एक प्रसिद्ध नाव दौड़ होती है, बोट्स की दौड़ होती है, जिसे वल्लम कली कहा जाता है। केरला का कोई होगा तो जरूर जानता होगा वल्लम कली के बारे में। उसमें एक लंबी बोट होती है और उसमें कई लोग एक साथ बैठकर चप्पू चलाते हैं। चप्पू, जब सभी लोग एक ताल और एक लय में चप्पू चलाते हैं तभी वह नाव तेज गति से आगे बढ़ती है। यदि उनमें से कोई एक भी ढीला पड़ जाए तो पूरी उसकी गति प्रभावित हो जाती है। हमारा यह इनोवेशन इकोसिस्टम भी कुछ वैसा ही है। हम सभी उस नाव में बैठे हुए नाविकों की तरह हैं और हम सबके हाथ में एक एक चप्पू है। यदि हम सभी मिलकर पूरी शक्ति और समर्पण के साथ चप्पू चलाएंगे तो हम आगे बढ़ेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं पाएगी। इसी विश्वास के साथ मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि आप अपने क्षेत्रों में पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ आगे बढ़ें, इनोवेशन करें, नई टेक्नोलॉजीज को अपनाएं और देश को आत्मनिर्भर बनाने के इस अभियान में अपना योगदान दें। मैं इस कॉन्क्लेव के सफल आयोजन के लिए सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन और उनकी पूरी टीम को तहे दिल बधाई देता हूं और यहाँ उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट्स को भी अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ होने वाली चर्चाएं और विचार आने वाले समय में देश के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को और अधिक मजबूत बनाने में अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।